Hello everyone. So we will continue our new topic, that is centrifugal compressor. Okay. So देखिए, इसके सबसे पहले अपन इसके मेन पार्ट देखेंगे। तो सबसे पहले जो होता है दैट इज कर्व्ड रेडियल वेन्स। ये जो दिख रहा है आपको इम्पेलर, ठीक है, इसके ऊपर जो वेन्स लगी है दैट इज कॉल्ड रेडियल वेन्स। दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट। सेकेंड इज इम्पेलर। इम्पेलर इसी कॉम्बिनेशन को बोलते हैं अपन इम्पेलर। रोटर के ऊपर वेन्स लगी होती है, इसको पावर मिलता है और ये रोटेट करता है, ठीक है। इट विल रोटेट when it will get power. This is the rotating component of our turbo machine, that is centrifugal compressor. इसके बाहर में लगा होता है डिफ्यूज़र। ये जो पार्ट दिख रहा है इसके बाहर में, ये होता है थर्ड पार्ट डिफ्यूज़र, और उसके बाहर में होती है केसिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो मूवेबल कंपोनेंट है जो मूव करता है दैट इज इम्पेलर विद दिस रेडियल वेव्स, ठीक है। ये रोटेट करता है व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड टू इट और व्हेन पावर इज सप्लाइड टू इट। फ्लूइड जो है, जो एयर है हमारा, वो सेंटर में यहाँ पे आई में, इसको बोलते हैं, इस पोर्शन को बोलते हैं इम्पेलर आई। इम्पेलर आई में आता है, ठीक। इम्पेलर आई में आता है, उसके बाद दिस इज अ रोटेटिंग कंपोनेंट। तो ये उस फ्लूइड को एनर्जी प्रोवाइड करता है। वो एनर्जी लेके फ्लूइड बाहर की तरफ जाता है यहाँ पे, फिर वो डिफ्यूज़र में जाता है। डिफ्यूज़र में भी उसकी एनर्जी कन्वर्जन होती है, हम देखेंगे क्या एनर्जी कन्वर्जन होती है। और उसके बाद फिर वो केसिंग के थ्रू डिलीवरी, जहाँ पे हमको कंप्रेस्ड एयर की डिलीवरी करना है, वहाँ पे चले जाता है। तो दिस आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, ठीक है। जो केसिंग होती है वो स्क्रॉल केसिंग होती है, ठीक। अब इसकी वर्किंग देखते हैं अपन। तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि जो एयर है वो इम्पेलर की आई में एंटर करती है विद वेलोसिटी c1, और जो वेलोसिटी जो c1 है वो बहुत कम होती है, और जब वो एंट्री करती है तो उसका प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है। अब वो इम्पेलर, वेन्स और इम्पेलर दोनों आपस में रोटेट कर रहा है, बहुत तेज़ी से रोटेट कर रहा है। तो एनर्जी विल ट्रांसफर फ्रॉम इम्पेलर टू द एयर। जैसे ही एनर्जी एयर में ट्रांसफ़र होगी तो उसकी दो चीज़ें या तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती है। एक तो प्रेशर बढ़ता है, अब प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और साथ साथ में वेलोसिटी भी बढ़ती है। तो जब वो इम्पेलर से बाहर आती है एयर, इम्पेलर के अंदर गई विद वेलोसिटी c1 एंड p1, और जब वो इम्पेलर से बाहर आती है तो उसका प्रेशर भी बढ़ जाता है और उसकी वेलोसिटी भी बढ़ जाती है। लेट इट बी p2 एंड c2, ठीक है। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैटिक प्रेशर। राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैटिक प्रेशर, नॉट स्टैग्नेशन प्रेशर, बिकॉज वेलोसिटी इज अ डिफरेंट कंपोनेंट हियर, ओके। द वर्क इनपुट, कितना वर्क उस एयर में हुआ है, वो किस पे डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर उसका कितना बढ़ रहा है, ठीक है, ओके। तो इम्पेलर में क्या हो रहा है, इम्पेलर में लो वेलोसिटी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एयर आ रही है, और इम्पेलर उस एयर के ऊपर वर्क कर रहा है, तो उसका प्रेशर, टेम्परेचर और उसकी वेलोसिटी बढ़ जा रही है। यहाँ पे आप ग्राफ में देख रहे होंगे, ये जो फर्स्ट हाफ पोर्शन है, ये यहाँ पे प्रेशर P1 था एंट्री में, और जो वेलोसिटी C1 थी इम्पेलर की एंट्री में। तो प्रेशर भी बढ़ा, कहाँ तक बढ़ा, P2 तक, और वेलोसिटी भी बढ़ी, कहाँ तक, C2 तक, ठीक है। अब जब इम्पेलर से आउटलेट पे आएगी तो इम्पेलर आउटलेट में प्रेशर P2 है और वेलोसिटी C2 है। इम्पेलर के जैसे आउटलेट में आएगी तो इसको मिलेगा डिफ्यूज़र। डिफ्यूज़र क्या होता है, डाइवर्जिंग क्रॉस सेक्शन का होता है, डाइवर्जिंग पैसेज होता है, ठीक है। वो क्या करता है, जो काइनेटिक एनर्जी है उसको प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो डिफ्यूज़र में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जो C2 अटेन हुई है इम्पेलर में वर्क होने के कारण, वो वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी। ये दिख रहा है आपको, वेलोसिटी डिक्रीज इन डिफ्यूज़र, वो C2 से C3 आ जाएगी। और नाउ वेलोसिटी इज कन्वर्टिंग, काइनेटिक हेड इज कन्वर्टेड इनटू प्रेशर हेड, तो वहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा और P3। तो आप देख रहे हैं इम्पेलर में भी प्रेशर बढ़ रहा है, डिफ्यूज़र में भी प्रेशर बढ़ रहा है। वेलोसिटी इम्पेलर में बढ़ रही है बिकॉज मैकेनिकल वर्क इज डन ऑन द एयर, एंड यहाँ पे वेलोसिटी कम हो रही है बिकॉज हियर काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू प्रेशर एनर्जी, ठीक है। जनरली ये देखा गया है कि जो आधा प्रेशर राइज होता है वो इम्पेलर में होता है, और आधा प्रेशर राइज डिफ्यूज़र में होता है, ठीक है। अब अगर हम सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर की बात करें, तो अगर हमारा प्रेशर रेशियो 4.5 के आसपास है तो हमको सिंगल स्टेज में काम हो जाता है। 4.5 कहाँ पे, इम्पेलर में नहीं, P2 नहीं, P3 की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल राइज इन प्रेशर। अगर 4.5:1 है तो हमारा सिंगल स्टेज में हो जाता है, और अगर हमको ज़्यादा हाई प्रेशर चाहिए तो हमको मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर लगाना पड़ता है, मतलब सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर को सीरीज में लगाना पड़ता है,
ठीक है। तो हमको 12:1 तक सेंट्रीफ्यूगल पंप से प्रेशर अटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी वर्किंग एकदम सिंपल है। इम्पेलर आई में आएगा विथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड वेरी लो वेलोसिटी। इम्पेलर से जब निकलेगा तो उसकी प्रेशर भी बढ़ जाएगा, उसकी वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी। फिर जब वो डिफ्यूज़र में जाएगा और डिफ्यूज़र से निकलेगा तो डिफ्यूज़र इज अ डाइवर्जिंग पैसेज, यू ऑल नो, और वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू प्रेशर एनर्जी। तो ओवरऑल दो जगह में प्रेशर का इंक्रीज हो रहा है, एक जगह में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और फिर डिफ्यूज़र में वेलोसिटी डिक्रीज होगी। ओके, नेक्स्ट इज वेलोसिटी ट्रायंगल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप कंप्रेसर, सॉरी। तो ये देख रहे हैं अपन, यहाँ पे सेंटर में इनलेट होता है, हमको पता है। तो इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल हमने यहाँ पे बनाया, आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल यहाँ पे बनाया। थोड़ा सा नोटेशन चेंज हो रहा है हमारा, ठीक है। यहाँ पे तो अपन नोटेशन देख लेते हैं, नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं क्या क्या है। हम U1 लेते थे इनलेट वेलोसिटी, इनलेट मीन वेलोसिटी, ब्लेड वेलोसिटी को यहाँ पे CBL1 लेंगे। सिमिलरली CBL2 मीन ब्लेड वेलोसिटी एट एग्जिट हो जाएगा। C1 जो कि हम V1 लेते थे, यहाँ पे C1 ले रहे हैं, एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट इनलेट। C2 एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट आउटलेट। CR1 रिलेटिव वेलोसिटी, R स्टैंड फॉर रिलेटिव वेलोसिटी, CR2 रिलेटिव वेलोसिटी एट एग्जिट। CW1 वेलोसिटी ऑफ वर्ल एट इनलेट, CW2 वेलोसिटी ऑफ वर्ल एट आउटलेट। यहाँ पे जनरली हम V को C से रिप्लेस किए, ठीक है। नेक्स्ट CF1 वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट इनलेट, CF2 वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट आउटलेट। अल्फा 1 जो कि हम अल्फा लेते थे अभी तक, यहाँ पे अल्फा 1 ले लें, इनलेट एंगल ऑफ गाइड वेव। अल्फा 2 ले रहे हैं, इनलेट एंगल ऑफ डिफ्यूज़र, मतलब आउटलेट एंगल ऑफ गाइड वेव। जो डिफ्यूज़र का इनलेट एंगल रहेगा, क्योंकि इम्पेलर से ही डिफ्यूज़र में जा रही है, तो जो इम्पेलर का आउटलेट एंगल रहेगा वही डिफ्यूज़र का इनलेट एंगल रहेगा। तो जो अल्फा 2 है वो इनलेट एंगल ऑफ डिफ्यूज़र बोलने से मतलब है कि वो आउटलेट एंगल ऑफ गाइड वेव है। नेक्स्ट रोटर का इनलेट एंगल, अनदर वन इज रोटर का आउटलेट एंगल, ओके। β1 β2। तो अल्फा 1 क्या हो गया हमारा, अगर हम पुराने से कंपेयर करें तो अल्फा 2 क्या हो गया, थीटा। β1 क्या हो गया, बीटा, और β2 क्या हो गया, फाइव, ओके। अब ये दोनों ट्रायंगल जो एक साथ दिख रहा है, थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है आपको, इसको अलग अलग बना के देखते हैं अपन। ये हमारा ट्रायंगल हो गया वेलोसिटी ट्रायंगल, ये जो है ये इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल है और ये आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल है। अब देखते हैं इसको, हम क्या करते हैं कि हम एज्यूम कर रहे हैं, और ये हमेशा होता है कि जो एयर की एंट्री हो रही है वो एक्सियली हो रही है, ठीक है। सेंटर में हो रही है, इम्पेलर के आई में हो रही है जहाँ पे शाफ्ट लगा हुआ है। तो जो एंट्री हो रही है वो एक्सियल है, और जैसी एक्सियल एंट्री होगी तो क्या होगा, जो हमारा वर्ल कंपोनेंट है इनलेट में CW1 वो 0 हो जाएगा। जैसे ही CW1 0 होगा, हमारा जो वेलोसिटी ट्रायंगल है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा, जिसमें C1 इक्वल टू CF1, अल्फा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज मीन ब्लेड वेलोसिटी एंड दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। तो इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में इसी तरीके के बनता है, जिसमें CW1 0 होता है, ठीक। एंड आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल जैसा कि हम देखते आए हैं वैसा ही होगा, बस क्या होगा कि यहाँ पे β1 और β2 इक्वल रहेगा, ये β1 और β2 इक्वल रहेगा, ताकि जो एंट्री है वो शॉकलेस रहे, ज़्यादा टू अवॉइड शॉक। एक्चुअली ये क्यों होता है इक्वल, कि इससे शॉक नहीं होता और स्मूथ एंट्री होती है एयर की, एंट्री भी होती है स्मूथ और एग्जिट भी होती है स्मूथ, ओके। अब जब जिस C2 वेलोसिटी से इम्पेलर से बाहर निकल रही है एयर, उसी वेलोसिटी से किस में जाएगी, डिफ्यूज़र के अंदर जाएगी। तो जो अल्फा 2 है वो क्या हो जाएगा, डिफ्यूज़र का इनलेट एंगल हो जाएगा, जो कि इम्पेलर का आउटलेट एंगल है, और अल्फा 3 हम एज्यूम कर रहे हैं जो डिफ्यूज़र का आउटलेट एंगल है, ठीक है। तो दिस इज अवर वेलोसिटी ट्रायंगल, दिस इज स्टैंडर्ड वेलोसिटी ट्रायंगल, जो कि जनरली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में इस टाइप के वेलोसिटी ट्रायंगल हमको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज वर्क डन, हमको पता है यूलर वर्क डन कैसे लेते हैं, W इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वन एट आउटलेट और ब्लेड वेलोसिटी एट आउटलेट, CW2 CBL2 माइनस दोनों वेलोसिटी का प्रोडक्ट इनलेट में, ठीक है। अब दैट इज इक्वल टू एंथैल्पी एट आउटलेट, स्टैग्नेशन एंथैल्पी माइनस स्टैग्नेशन एंथैल्पी एट इनलेट, क्योंकि यहाँ पे हमको वेलोसिटी भी कंसीडर करना पड़ेगा, बिकॉज दे आर मूविंग विद एयर इज मूविंग विद appreciable velocity. Now this enthalpy is a function of temperature, so it can be replaced by Cp T02 minus T01. तो वर्क के दो फॉर्मूले हैं, एक तो हम वेलोसिटी के टर्म में निकाल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ वर्ल और ब्लेड वेलोसिटी के टर्म में, और दूसरा हम टेम्परेचर के टर्म में निकाल सकते हैं, दैट इज Cp T02 minus T01। ये इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, यूलर्स इक्वेशन और यूलर वर्क, ठीक है। अब
वर्किंग फ्लूइड अगर रेडियल एंटी कर रहा है तो क्या हो जाएगा, जो CW1 है वो जीरो हो जाएगा, अपन देख चुके हैं, ठीक है। तो रिवर्स नहीं रहेगा, CW1 इक्वल टू जीरो, तो हमारा जो वर्क हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, CW2 CaPL2, ये वाला पोर्शन जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक। तो पावर रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, मास मास फ्लो रेट ऑफ एयर बाय 1000, ठीक है। अगेन इफ रेडियल इफ ब्लेड इज रेडियल देन वेलोसिटी डायग्राम एट आउटलेट ऑफ द इम्पेलर इज चेंज। अब अगर जो ब्लेड है वो रेडियल हो गई, आइडियल केस हो गया जिसमें हमको मैक्सिमम वर्क चाहिए, तो जो आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल है वो भी हमारा चेंज हो जाएगा और इस तरीके का दिखेगा, जिसमें क्या हो रहा था अभी तक, CBL2 इज ग्रेटर देन CW2, अब ये क्या हो गया, CBL2 मतलब ब्लेड वेलोसिटी एट आउटलेट और टेंजेंशियल वेलोसिटी दोनों क्या हो गई, सेम हो गई, तो हमारा वेलोसिटी ट्रायंगल चेंज हो जाएगा और आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल इस तरीके का दिखेगा। दिस इज द आइडियल केस, ये आइडियल केस है, जनरली ऐसा होता नहीं है। As CW2 is equal to CBL2, maximum work we will get, the work done per kg of air per second is given by W is equal to C2 square, ये आपको मैक्सिमम वर्क मिलेगा, क्योंकि C2 क्या है, ब्लेड इम्पेलर की टिप वेलोसिटी एट एग्जिट, और एयर उससे ज़्यादा वेलोसिटी से तो नहीं जाएगी, मैक्सिमम उसी वेलोसिटी से जा सकती है, तो हम वर्क हमारा मैक्सिमम को कितना मिल सकता है, C2 स्क्वायर, ओके, ठीक है। दिस इज द मैक्सिमम वर्क सप्लाइड पर kg ऑफ एयर फ्लो पर सेकेंड, ओके। आगे बढ़ते हैं अपन, हमको पता है वर्क डन CP T02 माइनस T01 से भी देते हैं, अपन ने देखा था, ठीक। अब यहाँ पे T01 मैंने कॉमन निकाल लिया, तो ये हो जाएगा CP T01 T02 बाई T01 माइनस 1, ये फिगर अपने को काम में आएगा, देखेंगे अभी। अब ये जो T02 है, ये पॉइंट है, ये T02 02 ये वाला पॉइंट है, ठीक है। इसके और पॉइंट 2 के बीच में अगर मैं आइसेंट्रोपिक का रिलेशन लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये T02 बाय T2 इज इक्वल टू P02 बाय P2 टू द पावर गामा माइनस 1 बाय गामा, ठीक है। तो दिस T02 विल बी रिप्लेस्ड बाय T2 P02 बाय P2 टू द पावर गामा माइनस 1 बाय गामा। सिमिलरली T01 01 और 1 के बीच में भी मैं वही रिलेशन लगाऊंगा, तो T01 बाय T1 is equal to P01 by P1 to the power gamma minus 1. So this T01 can also be replaced by this. Now T2 by T1 is equal to P1 by P2 to the power gamma minus 1 by gamma. So this can be cancelled out. Numerator और denominator दोनों आपस में cancel हो जाएगा, तो बचेगा क्या, P02 by P01 to the power gamma minus 1, ठीक है। तो W वर्क इज CP T01 P02 by T01, सॉरी ये 1 है, to the power gamma minus 1 by gamma minus 1, and this P02 by P01 is pressure ratio, स्टेगनेशन प्रेशर रेशियो, इसको हम बोलेंगे स्टेगनेशन प्रेशर रेशियो। तो वर्क का जो यहाँ से हमने फॉर्मूला स्टार्ट किया था, अब वो कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। सो दिस वर्क डन इज अ फंक्शन ऑफ स्टेगनेशन प्रेशर रेशियो एंड इनलेट टेम्परेचर, बिकॉज स्पेसिफिक इक्वल टू में कांस्टेंट, वी अज्यूम दैट इक्वल टू में कांस्टेंट, RP0 इज द प्रेशर रेशियो बेस्ड ऑन स्टेगनेशन वैल्यू, ओके। अगेन इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर हम स्टैटिक के बारे में बात करें तो W इज इक्वल टू CP T2 माइनस T1 एंड W इज इक्वल टू CP T0, अगर प्रेशर रेशियो के बारे में के टर्म में लिखना है तो इस तरह से लिख सकते हैं, ओके। नाउ इक्वेटिंग द मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन फ्रॉम द टू डिफरेंट, अब देखो हमको दो अलग अलग तरीके से मैक्सिमम वर्क हमको मिले, तो हम दोनों को इक्वेट करते हैं। एक मैक्सिमम वर्क हमारा C2 स्क्वायर था और दूसरा जो अभी हमको मिला, ठीक, दोनों को हम इक्वेट करते हैं, या इक्वेट करें CP T01 को इधर न्यूमरेटर में लाए, माइनस 1 को इधर लगाएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, गामा माइनस 1 उल्टा होकर गामा अपन गामा माइनस 1 हो जाएगा, तो हमको प्रेशर रेशियो क्या मिला, C2 स्क्वायर बाय CP T01 प्लस 1 टू द पावर गामा अपन गामा माइनस 1। अगेन अगर हमको स्टैटिक वैल्यू में लिखना है तो दिस स्टैग्नेशन वैल्यू कैन बी रिप्लेस बाय स्टैटिक वैल्यू एवरीवेयर, ओके। T01 भी T1 हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज work done by impeller and this is pressure ratio, stagnation pressure ratio, static pressure ratio। तो आज हमने सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर की वर्किंग देखा, उसका वेलोसिटी ट्रायंगल देखा जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेलोसिटी ट्रायंगल आइडियल का नॉर्मली जो वेलोसिटी ट्रायंगल मिलता है हमको इस तरीके का मिलता है, ठीक है। इनलेट में हम वेलोसिटी ऑफ वर्क को नेग्लेक्ट करते हैं बिकॉज वी कंसिडर एंट्री टू बी एक्सियल फ्लो, तो C1 विल बिकम इक्वल टू CF1, ओके।
आउटलेट वेलोसिटी एंगल जनरली ऐसा होता है, लेकिन हम आइडियल केस की बात करते हैं तो ये बीटा टू जो है वो 90 डिग्री हो जाता है, हमने देखा था। दिस दिस विल बिकम CF2 CR2 इज इक्वल टू CF2, ओके, एंड दिस CW2 विल बिकम इक्वल टू CBL2, ठीक है। तो हमको देखिए किस तरीके का वेलोसिटी ट्रायंगल मिलता है फिर जब आइडियल केस की बात करते हैं। जब आइडियल केस होता है तो वर्क डन मैक्सिमम मिलता है, एंड दैट वर्क डन इज गिवन बाय W इक्वल टू C2²। एक यहाँ से वर्क डन आया था हमारा, दूसरा हमारा मैक्सिमम वर्क डन यहाँ से आया था, T2T01 दोनों को इक्वेट किए तो हमको प्रेशर रेशियो का एक अलग से रिलेशन मिला, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे देखेंगे अपन, इसको अच्छे से आप लोग करिए, ठीक है। अपने सेज यूनिवर्सिटी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है ताकि आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर सकें एग्ज़ाम की, ठीक है। वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर रहे, सभी सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड हो रहे हैं। तो आवर यूनिवर्सिटी, सेज यूनिवर्सिटी या फिर सागर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन SIRT इज डूइंग वेरी गुड जॉब, एंड आप लोगों को इसमें सहयोग देना है। अगर आप लोग पढ़ेंगे यही सहयोग होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।